आज का है वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी क्लास 8th हिस्ट्री पे आधारित है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि अभी क्लास 6 और 7th करवाया नहीं, तो कैसे डायरेक्टली हम क्लास 8th की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको 6, 7th बल्कि 6 to 12th करवाया जाएगा। अभी तक में एनसीईआरटी बेस्ड जियोग्राफी 6 to 10th क्लास तक करवा दिया गया है। उसकी प्लेलिस्ट आप जाइए वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये है पुस्तक का नाम है सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत, भाग 1 इतिहास। चैप्टर 1 का नाम है कैसे, कब और कहां। अब यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अपने कंपटीशन में मदद। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हिंदुस्तान का नक्शा था, डिजाइन तैयार करना था, इसका काम किसे सौंपा गया था? रेनले को। किसने सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। इंपॉर्टेंट यहां पर यही है कि महारानी विक्टोरिया के किस पुत्र को? तो तीसरे पुत्र को। नाम क्या था? आर्थर था। कौन सी पदवी दी गई थी? ड्यूक। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब यहां पे इंपॉर्टेंट यही है कि कब बने? 1773 में। कौन बने? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब 1773 से आपको याद आएगा कि 1773 में एक एक्ट बना था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में कोर्ट की स्थापना की गई थी पहली बार भारत में। अब देखिए यहाँ पर वायसराय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के क्या थे? अर्थशास्त्री थे। कौन? जेम्स मिल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। कब लिखी? 1817 में लिखी। पुस्तक का नाम था आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास। अब देखिए यहां पर इस पुस्तक से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, जस्ट कीप योर माइंड। इस पुस्तक को 3 विशाल खंडों में बांटा था। किसने? जेम्स मिल ने। किस पुस्तक को? आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 3 विशाल खंडों में विभाजित की गई है। ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपके घुमा फिरा कर आते हैं। अब देखिए जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह है कि प्रश्न आपका आ सकता है कि किस इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा है या विभाजित किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन हो जाएगा उत्तर? आपका जेम्स मिल है। को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। किसका मानना था? अंग्रेजों का मानना था। भाई क्या है? जेम्स मिल ने ये लिखा है। जेम्स मिल का इनका अपना स्टेटमेंट है, कथन है कि अंग्रेजों को क्या करना चाहिए? पूरे भारतीय भूभाग पे क्या कर लेना चाहिए था? कब्जा कर लेना चाहिए था, ताकि क्या हो? भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन क्या किया जा सके? दिया जा सके। ये कह रहे थे कि अंग्रेजों की बिना मदद के हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, जिसे आर्काइव कहा जाता है, 1920 के दशक में नई दिल्ली में बनाया गया था। अंग्रेजों का मानना था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। ये चैप्टर है आपका। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, जिनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और कंपनी की स्थापना करने के साथ ही कंपनी को क्या हुआ? पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। एक हिसाब से लाइसेंस मिल गया इन्हें राजलेख के द्वारा। पुर्तगाल के यात्री वास्को दा गामा ने 1498 में पहली बार भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा था। पहली बार यहाँ पे भारत रहेगा, ध्यान देना, भारत पहुंचने का। ठीक।
के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। किस मार्ग से आए थे? समुद्री मार्ग से। ये यहाँ पे रिवर का बना है, बस आपको समझना है कि समुद्री मार्ग से आए थे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आता है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब खोली गई थी? तो 1651 में। कहां खोली गई थी? हुगली नदी के किनारे। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस समय फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय इतिहास में फैक्टर किन्हें कहा जाता था? किन्हें कहा जाता था? व्यापारियों को। में कालीकाता नाम का एक गांव था, जो बाद में कालीकाता से क्या हो गया? कलकत्ता बना। कलकत्ता से क्या हो गया? फिर कोलकाता बन गया। इसे वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, ध्यान देना, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान अर्थात शाही आदेश जारी कर दिया था। अब यहां पर प्रश्न आपका बन सकता है कि किस मुगल शासक ने कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था या आदेश जारी किया था? तो कौन हो जाएंगे? औरंगजेब। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गुलाल बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल प्रायः होली के त्योहार पे किया जाता है। वैसे तो आजकल कई सारे ओकेजन्स पे गुलाल का प्रयोग किया जाने लगा है। प्लासी का युद्ध 1757। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पे हमला बोल दिया। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि नवाब सिराजुद्दौला ने कितने सिपाहियों के साथ? तो 30,000 सिपाहियों के साथ। कहां हमला बोल दिया था? कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पे हमला। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। ये बढ़िया पॉइंट है कि देखिए यहां पर ध्यान देना 2-3 बातों को। पहला तो यह है कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा प्रश्न आपका ऐसे आ सकता है कि प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला पॉइंट ये आपका बहुत बढ़िया बन रहा है कि प्रश्न आपका आ सकता है कि प्लासी का युद्ध 1757, इसमें किसकी हार हुई? तो सिराजुद्दौला की इसमें हार हो गई थी। अब देखिए हार का कारण क्या था? हर चीज के कुछ ना कुछ कारण हो जाते हैं कि क्यों हारा कोई, क्यों जीता कोई। सिराजुद्दौला के एक सेनापति जिनका नाम था मीर जाफर, इनकी टुकड़ियों ने युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। कारण क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को यह कहकर अपनी तरफ कर लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर उसे नवाब बना दिया जाएगा, दौला की जगह हमें नवाब बना दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया? अपनी टुकड़ी को युद्ध में शामिल ही नहीं किया, अलग हो गए। तो यहाँ ये पॉइंट भी आपका अच्छा हो जाता है कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में कंपनी की यह पहली बड़ी जीत थी। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव ने इनसे प्रॉमिस किया था या वादा किया था कि आप हमारा साथ दीजिए, हम सिराजुद्दौला को हटाने के बाद आपको ही क्या करेंगे भैया, नवाब बना देंगे, और बना भी दिया रहे। बक्सर का युद्ध 1764। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध शुरू किया तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अब देखिए ध्यान देना, यहां पर वही सिराजुद्दौला को हटाए तो मीर कासिम को बिठा दिए, सॉरी मीर जाफर को बिठा दिए गद्दी पे, अर्थात नवाब बना दिया। लेकिन क्या हुआ कि मीर जाफर भी कंपनी का विरोध करने लगा। तो फिर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या सोचा कि अब ऐसा करते हैं, इसे हटा देते हैं, और उसे हटा करके किसे, मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा, ध्यान देना बहुत बढ़िया पॉइंट है, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई में उसे हराकर बंगाल से बाहर कर दिया गया। किसे, मीर कासिम को, और पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मतलब ये लगा कि यार इससे अच्छा तो क्या था, मीर जाफर। कासिम को क्या हुआ, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें मीर कासिम को पराजित मिली या हार मिली, और फिर क्या किया, पुनः मीर जाफर को नवाब बना। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तब कठपुतली नवाबों के साथ अपने अनुभव को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। देखिए ध्यान देना, कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो यहां पे क्या हुआ भैया, रॉबर्ट क्लाइव को यह अनुभव हो गया, यह एक्सपीरियंस हो गया कि जो कठपुतली नवाब हम बना रहे हैं
ये हमारे कहने पे हम ही बना रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन क्या हुआ, समय समय पे ये हमें परेशान कर रहे हैं, परेशानियां खड़ी कर दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये कहा कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो ये भी आपका एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा स्टेटमेंट है, इसे ध्यान देना आ सकता है कि भारतीय इतिहास में किसने कहा था अब हमें क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 1772 में उसे इन आरोपों पर ब्रिटिश संसद में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। हालांकि उसे इन आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में क्लाइव ने आत्महत्या कर दी थी। आरोप क्यों लगा था? आरोप इसीलिए लगा था कि चूंकि रॉबर्ट क्लाइव के पास बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा धन इन्होंने अर्जित कर दिया था। तो ये आरोप लग गया था कि शायद इन्होंने भारत में रह करके भ्रष्टाचार किया और बहुत सारी संपत्ति। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। इनके पिता हैदर अली थे, जिनका शासनकाल था 1761 से 1782 तक, और हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। इनका शासनकाल रहा है 1782 से 1799। यहीं तक इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा, आगे ये वीडियो लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनसीईआरटी की सीरीज कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। देखिए वीडियो वीकली वन ही ये है कि हाँ कंटिन्यू मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।